जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं भाई। कहां जम्मू कश्मीर में, तारीख आ गई है, पूरे देश को इंतजार था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आप किन किन मुद्दों पर बात करेंगे आपसे, ये हर दिन मैं आपको बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हां, अगर आसपास के देशों में या दूसरे देशों में, दुनिया में कहीं ऐसी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों से मैं बुलेटिन की शुरुआत करता हूं। लेकिन आज देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगले 1 घंटा सीधे मुद्दे की बात देखिए और हर खबर से अपडेट हो जाइए। सबसे पहले बात आज करेंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान की। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा और कुछ निजी अनुभव भी बताऊंगा आपको। उस दौरान मैं भी था कश्मीर में। दूसरी खबर में बात, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की खबर दिखाएंगे आपको। 7वें दिन भी देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, विस्तार से तस्वीर दिखाएंगे और हां, केस में क्या क्या अपडेट है वो भी बताएंगे। तीसरी खबर में आज बात मध्य प्रदेश में किताब पर हो रही सियासत की, राजनीति की करेंगे। खबर क्या है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कुछ बोला है। चौथी खबर में आज फिर आपको बाढ़ बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। लोग मान नहीं रहे हैं, जब तक लापरवाही करेंगे तस्वीरें दिखाता रहूंगा, मान जाइए। पांचवी खबर में बात भोपाल में हो रही चोरी की करेंगे भाई साहब। बहुत चोरी हो रही है भाई, बहुत चोरी। पुलिस पर्दाफाश भी कर दे रही है, लेकिन चोर कहां से घुस आ रहे हैं राजधानी भोपाल में, इसकी भी बात करेंगे। छठवीं खबर में बात चोरी की ही करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से चोरी के मामले में अच्छी खबर आई। अब आप सोचेंगे चोरी के मामले में अच्छी खबर, महंगा फोन रखते हैं, गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो जुड़े रहिएगा, बताएंगे कैसे मिलेगा फोन आपका। सातवीं खबर में बात करेंगे नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे हैं कौन, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। आठवीं खबर शहीद से जुड़ी है। देश के लिए शहादत देने वाले एक शहीद को मूर्ति के लिए जमीन नहीं मिल रही है, जमीन देना पड़ेगा। इस पर भी बयान आ गया है गृह मंत्री का, वो भी दिखाएंगे। आखिरी खबर फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। पैसा नहीं देने पर नतीनों, आप समझ गए ना, नाती और ये लड़की हैं, बच्चियों ने नानी को मार डाला है। एक ग्वालियर के बेरहम बाप का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होगा चुनाव। 10 साल बाद, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात क्यों है? इन 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है कश्मीर में, उसका गवाह मैं भी रहा हूं। 370 का खात्मा जब कश्मीर से हो रहा था, उस दौरान 2 महीने मैंने कश्मीर में बिताए हैं, बिना फोन के बिताए हैं। आज वो सारे अनुभव भी आपको बताऊंगा, लेकिन खबर क्या है, सबसे पहले खबर की शुरुआत कर लेते हैं और खबर जान लेते हैं। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। जिस जम्मू कश्मीर के चुनाव का सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे देश को इंतजार था, उसकी तारीख आ गई है। पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो गया है। पहले आप चुनावी कैलेंडर देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे और ये मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। देख लीजिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 90 सीटों पर सिर्फ एक ही फेज में होगा। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर 3 चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयुक्त को सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September. Second phase would poll being on 25th of September. Phase 3, voting finishing on 1st of October. आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आखिरी बार 10 साल पहले 2014 में हुए थे। अब देख लीजिए, स्क्रीन हमने ग्राफिक्स से सजा दी है। फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में केवल विस्तार न्यूज में आपको स्क्रीन दिखाई देगी। आखिरी बार 10 साल पहले 2014 में हुए थे चुनाव। इस चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 में जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कितनी? 87 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें पीडीपी को 28 सीटें मिली, बीजेपी को 25 सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली, कांग्रेस को 12 सीटें मिली, अन्य के खाते में 7 सीटें गई। लेकिन इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद
पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनाई गई थी। जून 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस ले लेने से जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई थी। समझ गया? अब 2014 में बनी सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार नवंबर 2021 में गिर गई और विधानसभा भंग कर दिया गया। इसके बाद लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाया और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल धारा 370 खत्म कर दिया। ये वो समय था जब मैं कश्मीर में था और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। फिर तारीख आई 31 अक्टूबर 2019 की, जब जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और 20 मई 2022 को परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। ये पूरा जो आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत बड़ी खबर है। किस लिहाज से है ये भी आगे बताऊंगा। 2020 में हुई परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में 6 सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीटें जोड़ी गई, जिसके बाद जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें, मतलब जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हो गई, जिस पर 3 चरण में चुनाव होने हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत आहिस्ते से समझा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, पहली बार। इसलिए चुनाव बहुत खास है। मैं खुद जब आर्टिकल 370 हटा था, कई महीने कश्मीर में रहा, और यकीन मानिए फोन चालू नहीं था, बिना फोन के हम वहां रहते थे। ओबी वैन के टॉकबैक से ऑफिस में बात करते थे। ओबी वैन जो सैटेलाइट वाला वैन होता है जिससे टीवी में बातचीत किया जाता है, ऐसे कैमरा चालू करने के बाद ऐसे हाथ हिलाया करते थे और अगर एमसीआर में या इंजस्ट में कहीं कोई देख लिया कि हाँ ये हमारे रिपोर्टर वहां खड़े हैं, हमला भी हुआ था मुझ पर। बहुत मार पिटाई भी खाई थे क्योंकि उस समय हालात तनावपूर्ण थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी और 370 जब हटा था तो पूरे देश का मीडिया तो था ही, केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुई थी। इस वजह से 370 हटने के बाद भी कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति नहीं घटित हुई थी, जिसके बाद से आज ये बात हो रही है क्योंकि चुनाव होने वाला है। इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर में क्या क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं वो भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा आप जान ही रहे हैं, गोलीबारी से जुड़ा आतंकवाद है। चुनाव में भी ये मुद्दा गूंजता रहेगा, इसकी पूरी संभावना है और इसको लेकर राजनीति भी होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एक अहम मुद्दा हो सकता है। रोजगार को पार्टियां चुनावी मुद्दा बना सकती हैं, हर चुनाव में रोजगार चुनावी मुद्दा होता है। साथ ही कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा भी उठा सकती हैं। लेकिन पूरे चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज सकता है वो है आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने का मुद्दा। इसके अलावा केंद्र से पार्टियों से कैसे रिश्ते हैं ये भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसको भी धीरे धीरे चुनावी मुद्दा बना ही रहेंगी पार्टी। 10 साल के इंतजार के बाद चुनाव होने जा रहा है। कितने? 10 साल के इंतजार के बाद। लंबे समय से जम्मू कश्मीर के नेता चुनाव की मांग कर रहे थे, अब तारीखों का ऐलान हो गया है। तो नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा नेता क्या कह रहे हैं। अभी 3 बजे तक किसी को यकीन ही नहीं था। अब आज के बाद हमारा काम और कार्रवाई शुरू होगी। बहुत एक वेलकम अनाउंसमेंट है कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। स्वागत योग्य कदम है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी।
पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव को लेकर। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हम कोशा हैं और बहुत पहले से हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले बढ़ती आतंकी घटनाएं लोगों की चिंता और बढ़ा रही हैं। आपको पता है, सिर्फ साल 2024 की बात करें तो इस साल कश्मीर में 36 आतंकी घटनाएं हुई हैं। कितनी? 36 आतंकी घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 18 नागरिकों की मौत हुई, 19 शहादत हुई और 35 आतंकी मारे गए। ये वो आंकड़ा है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग भी चिंतित हैं, देश के लोग भी चिंतित हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच चुनाव चुनौतीपूर्ण तो है। 370 हटने के बाद चुनाव कैसा होगा, पूरे देश को इंतजार है। चुनाव की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और हाँ, 4 अक्टूबर को सबसे तेज नतीजे भी विस्तार न्यूज में ही दिखाएंगे। फिलहाल चलिए अगली खबर का रुख कर लेता हूं और अगली खबर क्या है वो बता देता हूं। अगली खबर है, देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता है। बहुत बड़ी चिंता इस लिहाज से भी है कि अगर डॉक्टर सड़क पर बैठेंगे तो आपका इलाज कौन करेगा। और मैं हर दिन कह रहा हूं, जब से बंगाल की घटना सामने आई, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए आपके घर में तो आप सबसे पहले कहां जाते हैं? आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, अस्पताल। लेकिन वही डॉक्टर धरने पर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं एक डॉक्टर के साथी के साथ हुई दरिंदगी का जवाब दीजिए, आप न्याय करिए। और क्या क्या हुआ है पूरी खबर बता देता हूं अपडेट के साथ। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को। कितना? एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन देश भर के डॉक्टर डरे हुए हैं, आक्रोश में हैं, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। लगातार खबर दिखा रहा हूं। लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। अस्पताल के अंदर हत्या होने पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन डॉक्टर महिला के साथ गैंगरेप होने की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच आरजी कर अस्पताल में 14-15 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ से डॉक्टर्स का गुस्सा और भड़क गया है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में आज क्या क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। आज महिला सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई एविडेंस नहीं निकालते हैं, जस्टिस नहीं देते हैं, तो हम सारी इमरजेंसी भी बंद करेंगे। हम लगातार एक ही चीज मांग रहे हैं सरकार से पिछले 4-5 सालों की समय, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए। आज जब मैं भी अपने आप को सवाल पूछता हूं कि क्या ऐसा रीवा में हो सकता है या मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी अलार्म के बिना हो सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज को जड़मूल से उखाड़ने की जरूरत है। कोलकाता से शुरू हुआ डॉक्टर्स का ये आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मरीज परेशान हैं, सबसे ज्यादा मरीज परेशान हैं। देखिए, भोपाल, रीवा, इंदौर और जबलपुर, मध्य प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 3000 से ज्यादा। भोपाल एम्स में तो पहले से ही डॉक्टर हड़ताल पर थे। हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने भी कल रात 12 बजे से काम बंद कर दिया है। इंदौर में भी रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी केस ही देख रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी केस। इसके साथ ही जबलपुर, रीवा में भी डॉक्टर्स में गुस्सा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सबके लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इट्स फॉर एवरीबॉडी। 24 घंटे हम यहाँ रेसिडेंट यहाँ ड्यूटी करते हैं, हमें सेफ्टी ही नहीं है। भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा ये। जो भी ऐसा घटना हो, आगे हमको पनिशमेंट चाहिए, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। खुद को भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वो लड़की, वो जो महिला डॉक्टर थी, भारत की बेटी थी।
ये तो आपने मध्य प्रदेश का हाल देखा, अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, यहाँ भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर से भी विस्तार न्यूज ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जो सब लोग पूजा करने का जगह है उधर उसका रेप हो सकते है, तो कहाँ है प्रोटेक्शन? घर में तो बेटी सुरक्षित नहीं है, जानते हैं सब। सड़क पर नहीं है, सालों पहले देख लिया। अब क्या स्त्री को अपनी सुरक्षा के लिए मंगल ग्रह जाना पड़ेगा? उचित समय आ गया है जब हम कभी लंका दहन कर आए थे या महाभारत करी थी, आज भी वो कलयुग आ चुका है जिसमें वापस एक महाभारत, वापस से लंका दहन करना होगा। हमको मेडिकल एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, रूल चाहिए जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नॉन अवेलेबल हो। देखिए, कोलकाता से शुरू हुआ विवाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विस्तार न्यूज है। आपको देखिए जबलपुर, इंदौर, भोपाल से लेकर कांकेर नक्सल प्रभावित जिले तक पहुंचा दिया है। वहां के डॉक्टर्स को भी सुना रहे हैं, रायपुर के डॉक्टर्स को तो सुना ही रहे हैं। ये तो डरेंगे ना, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित तो होंगे ना, लेकिन इन सब में कौन परेशान हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है जानते हैं? आम जनता, आम आदमी। 7 दिन से जारी इस हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। इलाज के लिए मरीज परेशान हैं, समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं। कई अस्पतालों में तो डॉक्टर्स को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया जा रहा है। सोचिए, एक घटना ने देश को कैसे हिला कर रख दिया है, और इसलिए ये खबर मैं आपको हर दिन दिखा रहा हूं। इस पूरे मामले पर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। अब ये कहानी सुनिए। और आपको पता है, ममता दीदी आज खुद पैदल मार्च निकाली है। गजब मुख्यमंत्री, गजब। जिनको न्याय करना चाहिए वो न्याय की गुहार लेकर किससे? सीबीआई से कह रही है इंसाफ दीजिए, और सीबीआई से इंसाफ की मांग की। इतना ही नहीं, सुनते जाइए, ममता बनर्जी ने सीबीआई को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। सड़क पर निकली है मुख्यमंत्री। हत्या कहां हुई है? बलात्कार कहां हुआ है? पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी हैं। न्याय किससे मांग रही है? सीबीआई से। वीडियो देखिए। बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी रेप और हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। ये तस्वीरें थोड़ी सी चौंकाने वाली हैं, इसीलिए मैं भी चौंक कर पढ़ रहा हूं। चौंक कर ये खबर आपको बता रहा हूं, जिसके राज में एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी हुई, वो खुद इंसाफ की मांग के लिए पैदल मार्च कर रही है। बताइए बता। अरे ममता दीदी, आप इंसाफ दीजिए उस बेटी को जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और आराम करने गई तो रेप कर दिया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। ममता दीदी, आप इंसाफ दीजिए उस परिवार को जिसने अपनी 31 साल की होनहार बेटी खोई है। ममता दीदी, आप तो उस प्रिंसिपल को भी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दी जिसके होते हुए कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी हुई। इस पूरे मामले पर आज का क्या अपडेट है वो भी जान लीजिए। सीबीआई ने जांच तेज कर दी। आरोपी संजय का सीबीआई ने मेडिकल कराया। तोड़फोड़ को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी। कहा, अगर सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो बंद कर दो अस्पताल और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें। इसके अलावा सीबीआई ने वारदात के दिन नाइट शिफ्ट के 4 डॉक्टरों से पूछताछ की है। 14 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ हिंसा मामले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार सवाल उठने पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर देश भर में राजनीति भी गर्मा गई है। आज पश्चिम बंगाल के हर जिले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हर जिले में प्रदर्शन किया है। किसने? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है। पूरे देश में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर को सुना आपने, अब बीजेपी नेताओं को भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में
ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सरकार का रवैया बेटी बचाओ का नहीं, बलात्कारी बचाओ का रहा। जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाटक कर रही है। एक मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी रैली करना नहीं है। इतनी बड़ी घटना है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो बताना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि 7वें दिन भी पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मरीज परेशान हैं। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये तो बताएंगे ही कि आपके प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। थोड़ा संभल कर अस्पताल जाने से पहले अलर्ट रहिएगा। अपने मन में ये सोचिएगा जरूर, हड़ताल खत्म हुई या नहीं पता है तो विस्तार न्यूज़ देखते रहिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर आपको बता देते हैं। अगली खबर है किताब पर राजनीति हो रही है। भाई साहब, किताब पर सियासत हो रही है और राजनीति कहाँ हो रही है? मध्य प्रदेश में हो रही है। इसलिए आपको डॉक्टर मोहन यादव पीछे दिखाई दे रहे हैं। चलिए खबर क्या है, खबर की शुरुआत कर लेते हैं और आपको विस्तार से बता देते हैं। मध्य प्रदेश का किताबों वाला मुद्दा अब तक आप लोग जान ही गए होंगे। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में। ना भी पता चला होगा तो हम है ना सब कुछ विस्तार से बताने के लिए। चलिए विस्तार से बता देते हैं। पूरा मुद्दा तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले बता दूं कि इस पूरे मामले पर जितनी भी राजनीति हो रही थी, जितनी बयानबाजी हो रही थी, उन सब का आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया है। सीएम साहब ने साफ साफ कह दिया है किताबें तो रहेंगी, पढ़ना है तो पढ़िए और नहीं इच्छा है तो कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़िए। अब जान लीजिए कि पूरा मुद्दा क्या है। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था। आदेश क्या था? आदेश था कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अब ये क्या है? ये दरअसल एक लाइब्रेरी होगी और उसमें छात्रों के पढ़ने के लिए किताबें रखी जाएंगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 88 किताबों की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इन सभी किताबों को लाइब्रेरी में रखा जाए। समझिए, आदेश ये नहीं था कि किताबें कॉलेज में पढ़ाई जाएंगी, बल्कि आदेश ये था कि किताबें लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। बच्चे अपनी स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं। अब जैसे ही लिस्ट आई, इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष ने कुछ किताबों पर आपत्ति जताई और कहा कि ये किताबें आरएसएस की विचारधारा वाले लेखकों ने लिखी, इसलिए सरकार को ये किताबें नहीं पढ़ाना चाहिए। कांग्रेस का कहना था कि कॉलेज में सिर्फ जरूरी किताबें पढ़ानी चाहिए, राजनीतिक विचारधारा वाली किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। इस लिस्ट में कुछ किताबें संघ के सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी की भी किताबें शामिल हैं। मुख्य विवाद दीनानाथ बत्रा की लिखी 14 किताबों पर है। दीनानाथ बत्रा पहले भी खबरों में रहे थे जब उन्होंने अवतार सिंह पाश की कविता पढ़ाने से मना करने की सिफारिश की थी। अब उनकी किताबों पर विवाद हुआ है। खैर, ये तो था पूरा मामला। पिछले 2-4 दिनों में इस मामले पर खूब राजनीति हुई है। कोई भी कुछ भी बोल दे रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने एक ही बार में सबको जवाब दे दिया है। सीएम साहब ने साफ साफ कहा है, पढ़ना है तो पढ़िए, ना मन हो तो मत पढ़िए। और भी बहुत कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। सुन लीजिए, तस्वीर साफ होगी। सुनाइए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है एक 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सबकुर लाइब्रेरी बनाई और लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? पुस्तकें तो रखना पड़ेगी और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये 10 दिशा से आना चाहिए। ठीक कह रहे हैं सीएम मोहन यादव, ज्ञान 10 दिशाओं से आता है। लाइब्रेरी है तो किताबें तो रखेंगे,
वैसे इस मामले पर राजनीति आज भी होती रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर हमला बोल रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी खुलकर बात की है और कांग्रेस पर पलटवार किया है। दोनों की बात सुन लीजिए। लेखक सब दूर हो सकते हैं, सेना में जाने वाला बेटा गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, सभी जाति और सभी धर्म का हो सकता है। यदि कोई लोग ये कहेंगे कि संघ का कार्यकर्ता है और ये सेना में नहीं जा सकता है, क्या वो चित्तपूर्ण है? आपको क्या किस लिए मैंडेट मिला? मैंडेट मिला, आपने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र होना चाहिए और आपने काम दूसरे चालू कर दिए हो कि रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का गेहूं के दाम का, अनाज के दाम का, धान के दाम का, 3000 बहनों के महंगाई को क्या हुआ उसका भाई, वो करें। राजनीति होती रहेगी और राजनीति करने वाले बयान देते रहेंगे। मेरा काम था आपको खबर दिखाना और इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को समझाना। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। एक बात तो मानना पड़ेगा, आपको कोई फिक्र नहीं है अपनी जिंदगी की, लापरवाही करते रहेंगे। पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि भैया आपदा से बचिए, पर देख लीजिए पुल पर पानी है, थोड़ी देर ठहर नहीं सकते। अरे ठहर जाइए भाई, ऐसा लिखना पड़ रहा है, सीधे सीधे लिख रहा हूं कि पुल पर पानी है, थोड़ी देर रुक जाइए। कुछ नुकसान नहीं होना है, कुछ नुकसान नहीं है रुकने से, और जाने से केवल नुकसान हो सकता है। क्यों नहीं मान रहे हैं पता नहीं। चलिए, ऐसी तस्वीर आई है, बताना जरूरी है, पूरी खबर दिखा देता हूं। आपको अपने जान की परवाह नहीं है, बताइए कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? पिछले 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, हर दिन आपकी खबर लेकर आता हूं, आपकी लापरवाही दिखाता हूं, ताकि आप थोड़ी सी तो अपनी परवाह कर लें। लेकिन नहीं, अरे भाई, बाढ़ बारिश से आई आपदा को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी परेशान हैं। कल लाल किले से बोल रहे थे, चिंता जता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, सबसे पहले मैं आज क्यों परेशान हूं वो तस्वीर दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश का वीडियो है, देख लीजिए। श्योपुर से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पार्वती नदी उफान पर है, लेकिन लोगों को बस जाना है, कहीं जाना है, इसलिए पार कर रहे हैं। कितना भी उफान हो, लेकिन ये लोग तो मानेंगे नहीं। कुहां जापुर पुल का वीडियो है, पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, डराने वाली तस्वीर है, इसलिए परेशान। इस बस को देखिए, बस सवारियों से भरी हुई है, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही देखिए। उपंती नदी के बीच इसे लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है। सुनिए, इसमें सिर्फ इस ड्राइवर की गलती नहीं है, इसमें सवार यात्रियों की भी गलती है। अगर ये सब मना कर देते तो ड्राइवर की इतनी हिम्मत ही होती कि वो पुल पार कर देता। ड्राइवर बेधड़क पुल पार कर रहा है, कोई डर ही नहीं। इसमें ड्राइवर और यात्री दोनों दोषी हैं। अरे बस तो छोड़िए, छोटी गाड़ियां भी बिना किसी झिझक के पुल पार करती हुई देखी जा सकती हैं। देखिए, अब इंसानों को आर पार करते देख मवेशी भी उपंती नदी में घुस जा रहे हैं। सोचिए, ये तो नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो समझदार हैं। मत करिए अपनी जान से खिलवाड़, बार बार बोल रहा हूं, ख्याल रखिए अपना। इन तस्वीरों से सवाल प्रशासन पर भी उठता है, क्यों नहीं है इस पुल के किनारे कोई सुरक्षा? कैसे चले जा रहे हैं ये लोग? चलिए, श्योपुर के बाद अब शिवपुरी की तस्वीर दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये वीडियो तो और ज्यादा डराने वाला है। अरे मत करिए भाई, इतनी उफनती नदी के बीच से आना जाना बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा हो सकता है, और अगर आप बचकर चले भी जाएंगे तो तबीयत खराब नहीं होगी। इतने गीले कपड़े में कहां जाएंगे? क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? बाद में काम कर लीजिएगा, या कोई वैकल्पिक उपाय निकालिए जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। आपका अपना चैनल है, बस इसलिए परवाह कर रहा हूं और आपको सावधान कर रहा हूं। भड़ौता रनौद मार्ग पर बने रपटे की तस्वीर है। रपटे के बीच में तेज बहाव के बीच कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है, ये सब लोग मोटरसाइकिल पार करा रहे थे। इतना तेज बहाव कि सब फंस गए। और मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट करने जाता था इन इलाकों में, तो देखा हूं ये मोटरसाइकिल ये सिर्फ मदद के लिए नहीं पार कराते, कई जगह तो कमाई का साधन बन जाता है। मोटरसाइकिल पार कराने पर पैसे मिल जाते हैं भाई, इसलिए रिस्क ले लेते हैं। वीडियो देखिए कैसे मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह रही है और इसके साथ लोग भी बहने लगे। गनीमत रही कि गांव वालों ने इन लोगों को बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ से आई एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। वीडियो कांकेर का है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये खंडी नदी है। 15 अगस्त को इसी उफनती नदी के पास एक डॉक्टर साहब पिकनिक मनाने चले गए। पार डॉक्टर साहब जब पुल पार कर रहे थे तो तेज बहाव में बह गए। उन्हीं को ढूंढने के लिए पुलिस और नगर सेना की टीम जुटी हुई है। बारिश है, डॉक्टर को इलाज ही कर लेते।
पिकनिक मनाने चले गए, बह गए। इस आफत की बारिश के बीच मत मनाइए भाई पिकनिक, घरे में बना लीजिए खाना। जान चली जा रही है। रोज तस्वीर दिखा रहा हूं, आपकी परवाह करता हूं, इसलिए बहस नहीं, आपसे जुड़ी खबरें और तस्वीरें दिखाकर रोज आपको आगाह करता हूं। डिबेट करने का ऑप्शन है, मैं भी 4 लोगों को बैठाकर बहस कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ये खबरें दिखाऊंगा तो आप सावधान रहेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि आपकी जान कीमती है, परवाह कीजिए, ऐसी लापरवाही मत कीजिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? 450 फोन गुम गए थे, पुलिस ढूंढ लाई। वाह वाह एसपी साहब वाह, ठीक किया आपने। ये फोन गुम जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, खूब पैसा लगता है, और महंगे फोन अगर आप लाए होंगे तो बहुत बढ़िया। संतोष सिंह जी हैं ये, रायपुर के एसपी साहब हैं, अच्छा किया आपने। खबर क्या है बता दूं? महंगा मोबाइल है, बहुत शौक है हमको मोबाइल का। शौक क्या, जरूरत है, पत्रकार हैं, ठीक कैमरा वाला मोबाइल चाहिए, हम भी रख लेते हैं। ये भी महंगा है, किस्त में खरीदें, क्या करें, पर रखना जरूरी है, कहीं भी जाते हैं सूट करना पड़ता है। अगर आपका पसंदीदा मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप क्या करते हैं? पहले तो खूब खोजते होंगे, बार बार उस जगह जाते होंगे जहां मोबाइल खोने की आशंका हो, कई लोगों से पूछताछ करते होंगे, और आखिर में निराश होकर थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, और पुलिस आपको भरोसा देती है कि मोबाइल ढूंढ देंगे। कई बार झपट मार आपका मोबाइल झपट ले जाते हैं, आपको ही भरोसा नहीं होता कि आपका फोन मिल जाएगा, फटाक से जाकर नया मोबाइल खरीद लेते होंगे, ये कहाँ मिलेगा अब। लेकिन रायपुर पुलिस ने कमाल कर दिया है, सलाम है रायपुर पुलिस को। और फोन देखिए, फोन केवल फोन नहीं है भाई साहब, ये फोन केवल फोन नहीं है, ये सब कुछ है। इसमें जितने नंबर होते हैं उसी से आपका पूरा दिनचर्या चलता है। एक तो नहीं, 450 चोरी का मोबाइल ढूंढ निकाला है। देख लीजिए तस्वीर, IEMI नंबर दिखा रहे हैं, 450 नंबर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। इन्हीं सारे नंबरों का मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है, अच्छा काम किया है। अब ये वाली तस्वीर देखिए, मोबाइल के मालिकों को मोबाइल फोन वापस किया जा रहा है। मोबाइल बांटते हुए रायपुर के एसपी संतोष सिंह दिख रहे हैं, महिला पुरुष सब बहुत खुश हैं। कौन नहीं होगा भाई, फोन तो किसी का भी यादों का पिटारा होता है, एक झटके में सारी यादें आपसे छिन जाती हैं। इमोशन जुड़ा होता है फोन से भाई साहब, इमोशन जुड़ा होता है। इन मोबाइल फोन की कीमत 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बताई जा रही है। अगर सभी मोबाइल की कीमत को आंका जाए तो 1 करोड़ रुपया बनता है, यानी कि पुलिस ने 1 करोड़ का चोरी वाला माल, वो भी मोबाइल, वापस उनके मालिकों को लौटा दिया है। क्या कह रहे हैं पुलिस अफसर, सुना दीजिए, सुनिए। रायपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे धारक जिनके मोबाइल गुम हो गए थे या चोरी हुए थे, ऐसे धारक 450 धारकों को उनका मोबाइल वापस कराया। लगभग 1 करोड़ के आसपास के मोबाइल बरामद किए गए और उन धारकों को वापस किया गया। इस साल हमने 2024 में लगभग 1051 मोबाइल, लगभग 2 करोड़ 25 लाख के आसपास का मोबाइल बरामद किया है विभिन्न जगहों से, और उनको धारकों को वापस कराया है। एक गुरु, ये ठीक काम कर रहे हैं आप, बढ़िया है। मोबाइल सही बता रहे हैं, गुम जाने के बाद कोई इतना लोड नहीं लेता और खरीद लाता है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपया का मोबाइल, बहुत बढ़िया। अफसर को सुना दिए, लोग कितने खुश हैं दोबारा मोबाइल पाकर। वो शासन प्रशासन से क्या कह रहे हैं, अपनी खुशी कैसे इजहार कर रहे हैं, ये भी सुना देते हैं, सुनाइए जरा। कुछ नाश्ता करने गया था तो वहाँ से चोरी हो गया था फोन मेरा, और उसके बाद में लगभग 2.5 महीने बाद बहुत खुशी की बात है, मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया। मेरा मोबाइल ऐसा हुआ कि एक दुकान पे गया था, वहाँ सामान लिया, वहाँ से निकला हूँ और मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। वहाँ से फिर गुम ही हो गया था, पता ही नहीं चला कहाँ। अभी ये 70,000 का फ़ोन है, आईफोन। 20 दिन बाद मिला फ़ोन, तो मिला तो मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं ड्रिंक लेने गया था भट्टी में, तो बस भीड़ भाड़ था तो किसी ने पॉकेट मार लिया मेरा। पुलिस वाले हैं तो उम्मीद तो रखना पड़ेगा, साइबर वाले अच्छे हैं जो 20-25 दिन दे दिए मेरे को। एक इतने खुशी हैं कि वो बता नहीं पा रहे हैं कितने खुश हैं। और एक भट्टी में गए थे, अरे भट्टी में जाओगे, शाम को माहौल बना लोगे, कोई निकाल लेगा मोबाइल, कहाँ पता चलेगा। तो भट्टी नहीं जाना है, और हाँ संभाल कर रखना है आईफोन। जब अभी 70,000 का फोन लेकर, ठीक बात है, इतने खुश हैं ये 70,000 का फोन मिला है कि ये बता ही नहीं पा रहे हैं, पर ये तो बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने खुश हूं। अच्छा है, बढ़िया। जब मोबाइल चोरी किया जाता है तो चोर तुरंत फोन बंद कर देता है, सिम कार्ड तोड़ देता है,
इसके चलते मोबाइल को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पुलिस बता रही है कि IMEI नंबर के जरिए मोबाइल को ट्रेस करते हैं और मोबाइल जब्त करते हैं। पुलिस अफसर कैसे मोबाइल को जब्त करते हैं, कैसे ढूंढ निकालते हैं, ये भी सुन लीजिए। मोबाइल में एक नंबर होता है IMEI, इस नंबर को ट्रेस करके हम मोबाइल का पता लगाते हैं और टेक्निकल टीम इसमें काम करती है। टेक्निकल आधार पर हम मोबाइल को बरामद करते हैं। अच्छी बात है, बड़ी बात है। 2 करोड़ का मोबाइल मिलना, वापस इस तरह से देना, चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन दोबारा दिलवा दिए, बहुत बड़ी बात है। पुलिस पर भरोसा है, करिए भाई। मोबाइल चोरी होता है तो मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पुलिस थाने में शिकायत करना पड़ेगा। और जिस मोबाइल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस मोबाइल को खरीदिए भी मत, नहीं तो फंस जाएंगे। मोबाइल का मामला था, आपसे जुड़ा मामला था, इतने खुश हैं लोग कि कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगा मैं ही बता दूं। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। अगली खबर क्या है, भोपाल में बहुत चोर पकड़े जा रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर चोरी हो रही है और इतनी चोरी हो रही है तो बताना पड़ेगा। चलिए खबर क्या है ये बता देता हूं आपको, खबर बता देता हूं। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद हैं, एक के बाद एक लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल हुआ है इसलिए खबर दिखाना पड़ रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं अयोध्या नगर के ज्वेलरी शॉप की, देखिए कैसे नकाबपोश चोर शटर उठाकर पहले तो शीशा तोड़ते हैं, फिर लाखों का सामान लेकर भाग जाते हैं। इन सभी चोरों के पास हथियार था। चोरों ने पूरा दुकान छान मारा है। पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 6 बदमाशों ने लगभग 30 लाख की ज्वेलरी चोरी कर ली है। देख लीजिए ज्वेलरी शॉप, इसी दुकान में चोरी हुई है। चोरों के हाथ जो कुछ आया सब भरते गए। सारे चोर स्कॉर्पियो में आए थे। और सुनिए, जो दुकान का मालिक है विकास जैन, वो दुकान के ऊपर बने मकान में ही रहते हैं। मतलब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मालिक का घर बिल्कुल पास में ही रहते हुए भी चोरी कर ली। पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस को जब सीसीटीवी हाथ लगी है तो इसमें किसी बाहरी गिरोह के शामिल होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भोपाल में इतने बड़े चोरी को अंजाम दिया गया है। पिछले 10 दिन में 3 बड़ी डकैती हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस हमेशा अपराधियों को खोज निकालने में कामयाब हो जा रही है। सुन लीजिए थानेदार क्या कह रहे हैं, सुनाइए। विकास जैन जी की एक ज्वेलरी की शॉप है जहां पर 4-5 लोग शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ सोने चांदी के जेवर वगैरह चुराकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पुलिस काम कर रही है। इसमें लगभग 3 से 4 टीम लोगों ने गठित करी है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में, और लगातार पुलिस इसमें कुछ लीड्स भी ले रही है और जांच जारी है। बहुत गंभीर है पुलिस चोरी की घटना को लेकर। हाल ही में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के घर में भी चोरी हो गई थी। निवास की हालत देखिए, सब कुछ अस्त व्यस्त है। सोचिए पूर्व मंत्री जी के घर पर चोरी हो जा रही है। हमें जानकारी लगी थी तो हमने अपनी टीम को भेजा था। 12,000 रुपये कैश की चोरी हुई थी। FSL की टीम भी वहां पहुंची, फिंगरप्रिंट भी लिए गए। एक और चोरी के बारे में बताते हैं। रचना टावर में चोरी हो गई थी। इस बिल्डिंग में शराब कंपनी का दफ्तर है। विधायक और सांसदों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है। चोरों ने शराब कंपनी के दफ्तर से 12 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामले को बहुत गंभीरता से लिए। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तस्वीर देख लीजिए आरोपियों की। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। अभी तो सुनिए, 3 आरोपी में से एक कंपनी का पुराना मुनीम था। लो भाई, मुनीम ठीक ठाक रखी गई, ये भी चोरी करके चले जाते हैं। अब बताइए, पुराने मुनीम ही चोरी कर ले रहे हैं। वो तो पुलिस है जो चौकन्ना रहती है, अपराधियों को ठिकाने लगाती रहती है, लेकिन चोरों ने भोपाल में परेशान करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, और छत्तीसगढ़ में आपके लिए शहीद हो गए, मूर्ति के लिए जमीन दे दीजिए। बड़ी भावुक कर देने वाली खबर है कि आपके लिए शहीद हो गए। ये हमारी आपकी सुरक्षा के लिए तो जान दे दिया, शहीद हो गए। अब इनकी मूर्ति के लिए जमीन, दुखी करने वाली खबर है। चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको, पूरी खबर बता देता हूं। जब कोई शहीद होता है तो लाखों की भीड़ उमड़ती है। राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाती है। परिवार वालों का हाल जानने बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद शहीद जवानों का हम कितना सम्मान करते हैं, इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाऊंगा।
वीडियो बीजापुर का है, मेरे सहयोगी युकेश चंद्राकर ने भेजा है। देखिए शहीद की मूर्ति घर में रखी हुई है। ये तो किसी चौराहे या तिराहे पर लगी होनी चाहिए। ये नक्सलियों से लड़ते शहीद हुए जवान का स्टेचू, लेकिन पिछले 1 साल से घर में है। घर के बाहर चौक चौराहों में स्टेचू स्थापित करने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। सोचिए, जिस जवान के रहने से हम अपने आप सुरक्षित समझते हैं, आज उसी जवान का स्टेचू थोड़ी सी जमीन के लिए घर पर है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तस्वीर जिले के शांति नगर में रहने वाले सोढ़ी परिवार का। घर में शहीद जवान की विधवा पत्नी उर्मिला कपड़ा सिलने वाली मशीन चला रही है। इंतजार कर रही है कि कब जिला प्रशासन शहीद जवान नारायण सोढ़ी के स्टैचू के लिए थोड़ी सी जमीन दे दे। कई बार कलेक्टर से पत्नी उर्मिला मिलने पहुंची, लेकिन कलेक्टर साहब ये कहकर टाल देते हैं कि बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है और दूसरी तरफ राजस्व की जमीन है, इसलिए शहीद जवान को 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो रही। नारायण सोढ़ी के बारे में आपको बता देता हूं। 3 अप्रैल 2021 को टेकल गुडेम मुठभेड़ में शहीद हो गए। परिवार वालों ने नारायण सोढ़ी के याद में 1 लाख रुपए खर्चा कर भिलाई से स्टेचू बनवाया। 1 साल से जवान के स्टेचू सम्मान का इंतजार कर रही है। घर वाले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब लोगों के पेरेंट्स को देखते हैं, लोगों के पापा को देखते हैं, तो लगता है काश हमारे भी पापा होते। नहीं याद आता है सर, पापा को बहुत याद आता है। परिवार सम्मान का भूखा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज बस्तर पहुंचे थे। विजय शर्मा ने मामले पर क्या कहा है ये भी सुन लीजिए, सुनाना जरूरी है। सुना दीजिए भाई। सभी शहीदों के मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 1200 शहीदों की बात कर रहा हूँ। वो सभी शहीदों के स्मारिका बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए निर्णय हो गया है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड उसमें एजेंसी तय हो गई है और सभी के यूनिट कास्ट भी तय हो गए हैं। डिज़ाइन भी लगभग तय हुआ है। उनकी मूर्ति लगा करके हर एक गांव में इसको लगाया जाएगा। विजय शर्मा साफ कह रहे हैं केवल एक नहीं, बस्तर में शहीद हुए 1200 जवानों का स्मारक बनाया जाएगा, हर गांव में बनाया जाएगा। इसके लिए निर्णय लिया गया है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाया गया है, डिजाइन भी तैयार है। अच्छी खबर है विजय शर्मा जी, आपको साधुवाद। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर किसकी है, कैसी है। नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री और डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, और बैठे कहां हैं, गढ़ छोड़ दीजिए, जहां पहुंचे हैं उसको आज बताना बहुत जरूरी है। ये सामान्य बात नहीं है। विजय शर्मा जहां बैठे हैं, ये साधारण बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए काम करने का जुनून चाहिए, इसके लिए नक्सलवाद को खत्म करने की जिद चाहिए, और आज विजय शर्मा ने वो कर दिखाया है। क्या किया है, पूरी खबर आपको बता देता हूं। चलो, बस्तर बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। जिस बस्तर में नक्सलियों का बोलबाला था, वहां से अब सुकून देने वाली तस्वीर आ रही है। बस्तर में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, और इसीलिए आप तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहली बार नक्सलियों की राजधानी तक कोई गृह मंत्री पहुंचा है। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा पुवर्ती गांव पहुंचे। पुवर्ती गांव कुछ महीने पहले तक नक्सलियों की राजधानी माना जाता था। भाई साहब, ये देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा का गांव है। हिडमा का गांव है। कुछ महीने पहले अभी हिडमा के गांव में फोर्स पहुंचकर उसके ठिकाने को ध्वस्त किया, कुछ महीने पहले, और आज गृह मंत्री पहुंचे। हिडमा देवा सहित इस एक गांव से ही 100 से ज्यादा हार्डकोर नक्सली निकले, लेकिन आज उसी पुवर्ती गांव में गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे। ये बहुत बड़ी खबर है। पिछले 15 सालों से मैं छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को कवर कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर। तस्वीरें देखिए, विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं, आम आदमी की तरह, गांव वालों की तरह। उनके बगल में बस्तर आईजी सुंदरराज पी है। सुकमा जिले का पूरा प्रशासनिक अमला है। कलेक्टर, एसपी, सीओ, सभी अधिकारी मंत्री जी के बगल में जमीन पर बैठे हैं। जमीन पर ये बदलाव की तस्वीर है, बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर है। ये लाल आतंक के गढ़ में बदलाव की तस्वीर है। ये एक सरकार के जिद की तस्वीर है। इस मौके पर डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं वो भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए विजय शर्मा क्या कह रहे हैं। जनता के मन में अब निर्णायक मोड है। जनता ये चाहती है, मुझे स्पष्ट दिखता है, आपको भी दिखता ही होगा कि जनता अब ये चाहती है कि भाई निर्णय हो जाए।
ऐसा जनता चाहती है। किसी बच्चे को, स्कूल के बच्चे को मार देना, मतलब ये क्या है भाई? इसमें कौन सा क्या आंदोलन है? क्या है स्कूल के बच्चे को मार देना? कहीं आईडी प्लांट कर देना, ना वो आईडी ना किसी सुरक्षा बल को पहचानता है, ना गांव वाले को पहचानता है, ना जानवर को पहचानता है, यहाँ तक मैंने नक्सलियों को भी नहीं पहचानता भाई। तो ऐसे आईडी प्लांट कर देने का भी अर्थ नहीं है। सबको विनम्रता से मेरा आग्रह है, वापस मुख्य धारा में आना चाहिए। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप गृह मंत्री जी, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये जो प्रयास हो रहा है, ये इतिहास रच रहा है। क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से 130 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है, आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, ये आपका सफल प्रयास है। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे तो मैं उसे उतने ही विस्तार से दिखाऊंगा। रवि, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम आप हमेशा बस्तर जाते रहे हैं रवि, और इसको बहुत करीब से देखते रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों को देखते समझते आए हैं। गांव में किस तरह से लोग आज भी आज़ादी के दिन तस्वीर दिखा रहे थे, आज भी आज़ादी का मतलब नहीं समझते। लेकिन हिडमा के गांव में जाकर गृह मंत्री का बैठना, पूरे प्रशासनिक अमला का बैठना और उनको ये भरोसा देना कि पूरी सरकार हिडमा के गांव पहुंची, इसके मायने क्या है रवि? ज्ञानेंद्र जी, इस तस्वीर के मायने ये है कि जब मैं बस्तर जाता था तो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा ध्यान रखना, नक्सल गढ़ है। लेकिन अब ये परसेप्शन बदल जाएगा, क्योंकि बस्तर में गृह मंत्री खुद उस गांव पहुंच रहे हैं जो सबसे खतरनाक नक्सली हिडमा के गांव की तस्वीर है। वहां बैठ के गांव वालों से बात कर रहे हैं। वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती रहती थी। आज से 4 महीने पहले, फरवरी की ही बात कर ले, फरवरी में पहली बार वहां कैंप लगा है। कैंप लगने के बाद वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है। वहां पर पहली बार वहां के एसपी गए, किरण चौहान गए। इसके अलावा वहां पर जो हिडमा की मम्मी थी उनसे भी मुलाकात किया गया। तो ये बहुत जरूरी तस्वीर है। और आज डिप्टी सीएम वहां गए हैं तो एक परसेप्शन अब नया तैयार होगा कि बस्तर अब खतरनाक नहीं है, बस्तर बदल रहा है, बस्तर में मैं भी जा सकता हूं, इससे कोई खतरा नहीं है, ये महसूस होने लगा है। ज्ञानंद जी, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं रवि, और बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत जरूरी है समझाना, दिखाना और लोगों तक ये पहुंचाना। लोग तो ये भी कहते थे, आपकी मम्मी कहती थी कि नक्सलगढ़ में मत जाना, और जब मैं दिल्ली से यहां लौटता था तो मुझे लोग ये कहते थे कि भाई एयरपोर्ट में उतरने पर कहीं गोली तो नहीं मार देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया रवि आपका, बहुत शुक्रिया। और टाइम हो गया है, लेकिन मुझे सूर्यपाल कुशवाहा, मेरे पैनल प्रोड्यूसर, ये कह रहे हैं, मेरे पीसीआर हेड ये कह रहे हैं कि एक खबर और बता दीजिए, सोशल मीडिया से बहुत खबर मिल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, इनकी बात मान लेता हूं। एक्स पर जाइए, एक्स पर आप टैग कर रहे हैं विस्तार न्यूज को, हम आपकी खबर दिखा रहे हैं। फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात, विस्तार न्यूज को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर जाइए, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों कमेंट कर रहे हैं, हजारों कमेंट कर रहे हैं। इंस्टा पर जाइए, मिलियंस लोग देख रहे हैं, वहां कमेंट कर रहे हैं, और उस खबर को भी हम आपको बता रहे हैं।